देख रहे हैं उसमें यह देखा जा रहा है कि नेवर फर्स्ट की पॉलिसी इंडिया ने अपनाया हुआ है। अपने नेबर्स कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है इंडिया की ओर से। अभी इंडिया के आसपास काफ़ी हलचल भी चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वो हलचल क्या चल रहा है। सर, इंडिया की नेवर साउदर्न नेबर कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और बहुत काफ़ी ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका इस देश जो है गुजर रहे हैं। अच्छा, ये केवल इकोनॉमिकल क्राइसिस है या कुछ और सर, भी है? इकोनॉमिकल क्राइसिस के अलावा सर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है। अच्छा राजनीतिक रूप से भी श्रीलंका अभी अस्थिर है। अच्छा, ठीक है। तो इसका वजह क्या दिख रहा है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस जो वहाँ पर अभी प्रिवेल हो रहा है, और इससे इंडिया भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है बड़े पैमाने पर, तो इसका मूल कारण क्या दिख रहा है आपको? सर, जहाँ तक श्रीलंका के इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात है तो इसके पीछे सर हमें पास्ट सिनेरियो को देखना पड़ेगा। तो बेसिकली सर 5 से 6 रीजन्स जो हैं इसके इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं जो श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के हैं। पहला रीजन तो यह सर कि श्रीलंका शुरू से ही सर डबल क्लासिकल डेफिसिट इकोनॉमी रही है। इट मीन्स ये इसका मतलब सर ये हुआ कि एक तो श्रीलंका की जो बजट होती है, बजट हमेशा घाटे की बजट होती है। उनकी इनकम जो है, इनकम ऑफ सोर्सेज जो हैं उनके एक्सपेंडिचर से हमेशा जो है कम रहते हैं। दूसरा, श्रीलंका का जो सर ट्रेड एंड कमर्स है, तो इस मामले में भी सर उनका बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो हमेशा जो है डेफिसिट में चलता है। ठीक है। यानी श्रीलंका इतनी इम्पोर्ट नहीं कर पाती, श्रीलंका इतनी चीज़ों का एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है जितना कि अधिक वो इम्पोर्ट करती है। यानी श्रीलंका चीज़ों को ज़्यादा खरीदती है, बेचती कम है, जिससे उनका इनकम जो ट्रेड एंड कमर्स के जरिए भी काफ़ी कम होता है। तो एक रीजन तो सर बेसिकली ये है। दूसरा रीजन सर कोविड-19 भी है। कोविड-19 चूँकि श्रीलंका सर जो है टूर और ट्रेवल बेस्ड इकोनॉमी रही है, टूरिज्म पर बेस्ड इकोनॉमी रही है। तो कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद जो है टूर और ट्रेवल के ऊपर बैन लग गई। बैन लगने की वजह से क्या है कि ट्रेवलर्स जो है श्रीलंका आ नहीं पाए, जिसकी वजह से श्रीलंका को फॉरेन करेंसी की भी सर किल्लत हो गई। इसी बीच क्या है सर, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं उनके द्वारा श्रीलंका के रेटिंग को जो डाउनग्रेड कर दिया गया। डाउनग्रेड कर देने की वजह से सर श्रीलंका जो है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से आउट हो जाती है। इसकी वजह से श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम हो गई। सर 2019 में श्रीलंका में जब इलेक्शन हो रहा था तो महिंदा राजपक्षे ने एक स्लोगन रेज किया था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं डायरेक्ट टैक्सेस को काफ़ी ज़्यादा जो है डीप कट कर दूंगा। और जब उनकी सरकार बन जाती है तो इन्होंने डायरेक्ट टैक्स में काफ़ी जो है कट कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका का जो सर डायरेक्ट टैक्स इनकम जो था वो भी रिड्यूस हो गया। इसके अलावा सर सरकार बनने के बाद श्रीलंका ने एक पॉलिसी के तहत जो है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो है वो बैन कर दिया, क्योंकि इन्हें जो था नेचुरल फार्मिंग को जो है प्रमोट करना था। लेकिन सर इस लेवल पर नेचुरल फार्मिंग तो प्रमोट नहीं हुई, लेकिन इसका जो है जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा इस केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन लगाने का, कि श्रीलंका की एग्रो जो इकोनॉमी थी या जो उनका जो एग्रो प्रोडक्शन था वो काफ़ी हद तक जो है घट गया। इसकी वजह से श्रीलंका जो सर डीप इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। और फरवरी 2022 में यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध होने के बाद ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पर हाइक होने लगे, जिसकी वजह से एनर्जी की प्रॉब्लम जो श्रीलंका में स्टार्ट हो गई और एक तरीके से श्रीलंका का पूरा जो है इकोनॉमी जो है सर ध्वस्त हो गया। तो ये सारी तो आपकी इकोनॉमिकल कारण है। कुछ इसमें चाइना का भी एंगल क्या जुड़ रहा है? बिल्कुल सर, चाइना के अगर सर एंगल को देखें तो इसके लिए भी सर में पास सिनेरियो को देखना पड़ेगा। चाइना जो था श्रीलंका में सर लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। चाइना के द्वारा सर हम्बन टोटा बंदरगाह को बनाया गया था, जो कि काफ़ी फेमस है हिंद महासागर में, और इसके ऊपर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो दोनों के बीच सर श्रीलंका और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुई थी, एग्रीमेंट का बहुत सारा हिस्सा जो है सर वो हिडन है, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। वो गवर्नमेंट के अलावा जो श्रीलंकन लोगों को नहीं मालूम है। तो चूँकि श्रीलंका के द्वारा सर इतने भारी मात्रा में लोन लेने के बाद उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगती थी उसे जो है सर चुकाया नहीं जा सका टाइम बाउंडेड, और इसकी वजह से मजबूरन जो है श्रीलंका को हम्बन टोटा जैसा बंदरगाह जो है 99 ईयर्स के लीज पर चाइनीज़ गवर्नमेंट को सौंपना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा जो था श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए एक समस्या थी। लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी उस समय हुआ था। तो भारी मात्रा में छोटे से देश का लोन लेना और लोन को फिर से रीपेमेंट न कर पाना, चुका पाने की वजह से भी एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में उत्पन्न हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अलावा ये तो कहीं न कहीं वैदेशिक कारण के रूप में एक एक्सटर्नल कारण कह सकते हैं। तो कुछ वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस की स्थिति रही है?
बिल्कुल सर, पॉलिटिकल क्राइसिस ये रही है कि अब तक माना जाता है कि राजपक्षे, जो महिंदा राजपक्षे वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट थे, मतलब महिंदा राजपक्षे की फैमिली श्रीलंका में पॉलिटिकली डोमिनेट करती है। कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग ही वहाँ के कैबिनेट में हैं और बड़े बड़े पोस्ट पर रहे हैं। और अभी जो अगर श्रीलंका के सीन को पॉलिटिकली देखा जाए सर, तो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और उसकी जगह पर रनिल विक्रमसिंघे को जो है फिर से जो है रिज्वाइन करवाया गया है। इनके तो पॉलिटिकली भी राष्ट्रपति श्रीलंका इनके राष्ट्रपति के छोटे रूप भाई में हैं। बने हैं। तो पॉलिटिकली भी श्रीलंका में अनस्टेबिलिटी है और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जो है इकोनॉमिक क्राइसिस का नहीं निकल पा रहा है। पारिवारिक भ्रष्टाचार, बिल्कुल। इन सारी चीज़ों को वहाँ पर बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। अच्छा, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया, ये दो समस्या हो गई, ठीक है। एक कारण हो गया कि श्रीलंका की क्या जो क्राइसिस है उसके क्या कॉजेज हैं। अब सॉल्यूशन की बात अगर किया जाए तो क्या आपको लगता है कि इंडिया को, चूँकि इंडिया एक बिग बी की भूमिका में होता है, तो इंडिया को वहाँ पर कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए? बिल्कुल सर, एक नेबर कंट्री में सर अगर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी रहेगी तो जाहिर है सर उसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे देश पर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इंडिया का सर ये मेरा मानना है कि एक बिग ब्रदर होने के नाते इंडिया का दायित्व बनता है कि श्रीलंका की इस कंडीशन में जाकर उनकी हेल्प करे और उसे इस क्राइसिस से बाहर निकाले। और इस संदर्भ में सर इंडियन गवर्नमेंट ने प्रयास भी किया है। अब तक सर जहाँ तक मुझे याद है सर 2 से 3 बार 2 और 3 टाइम्स इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए कुछ पैकेजेस जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके अलावा सर श्रीलंकन गवर्नमेंट को चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रिलीफ मिल रही है और श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा सर ये प्रयास IMF से बेल आउट पैकेज लेने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि ये अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। ठीक है, ये तो श्रीलंका की स्थिति हुई। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ और हमारे नेबर्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जस्ट एडजेसेंट हमारी जो बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ क्या कुछ वहाँ भी कुछ क्राइसिस चल रहा है? बिल्कुल सर, नेपाल के साथ सर भारत और नेपाल के बीच सर शुरू से ऐतिहासिक संबंध रहा है सर, ठीक है। और ये ऐतिहासिक संबंध सर पिछले 1-2 वर्षों से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है सर नेपाल के द्वारा सर 2-3 बिंदु पर, जो कि एक ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है जहाँ इंडिया, चाइना और नेपाल की जो बाउंड्री जो आपस में मिलती है, उस ट्रांजैक्शन को लेकर सर थोड़ा डिस्प्यूट हो गया, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख शामिल हैं। इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि सर ये भूभाग जो भी हैं वो इंडियन कंसर्न मतलब इंडियन पार्ट के भूभाग हैं, जबकि नेपाल गवर्नमेंट का मानना है कि ये इंडिया ने कैप्चर कर रखा है, एक्चुअली में ये नेपाल गवर्नमेंट की पार्ट है। इसे लेकर सर दोनों देश में काफ़ी मतभेद की स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन हाल में सर देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले ही इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडियन PM के द्वारा नेपाल विजिट किया गया, लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे। तो अब सर दोनों के बीच का जो रिलेशन, जो संबंध, ऐतिहासिक संबंध रहा है, उसे पटरी पर लाए जाने की सर कोशिश की जा रही है, इंडिया की ओर से भी और नेपाल सरकार की ओर से भी। अच्छा अच्छा, चलिए, तो इंडिया के लिए नेपाल के इम्पोर्टेंस को दिखाता है। अब हम लोग थोड़ी सी जो यूरोप में क्राइसिस चल रही है उस पर हम लोग आते हैं। जो रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, इसका मूलभूत कारण क्या दिखता है आपको? सर इसके पीछे बेसिकली 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहला तो सर इसकी शुरुआत 2014 की क्रीमिया वॉर से होती है, जहां रूस ने इंटरफेयर करके क्रीमिया को अपने हिस्से में मिला लिया। और तब से सर यूक्रेन और रूस के बीच जो एक छद्म वार चल रहा है, ठीक है। यूक्रेन जो है उस एरिया को स्वतंत्र करवाना चाहता है, जबकि रशिया उसको कैप्चर कर कंटिन्यू उसे रखना चाहता है, डिटेन रखना चाहता है। और फरवरी 2022 में जो सर सीन क्रिएट हुई है, 23 फरवरी 2022 को रशिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक कर दिया गया। इसके जस्ट 1 डे बिफोर सर रशिया के 2 ज़िले थे, 2 प्रोविंसेस थे, एक लुहांस्क और दूसरा डोनेट्स्क, जिसे रशिया के द्वारा जो है अपने क्षेत्र में मिला लिया गया। और उसके नेक्स्ट डे जो है रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया। दूसरा जो प्रमुख रीजन है सर, रशिया शुरू से जो है इस बात की मुखालफत कर रहा है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप जो है नहीं लेनी चाहिए, जबकि यूक्रेन सर इस मामले में काफ़ी अति सक्रिय रहा है, काफ़ी इसने हाल के वर्षों में काफ़ी वो सक्रिय रहा है नाटो का मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए, जो रशिया को हमेशा से सर नागवार गुजरता है। क्योंकि स्ट्रेटजिकली अगर नाटो यूक्रेन में आ जाता है और पोलैंड जैसा देश में आ जाता है जो कि रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सामरिक रूप से रशिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जाएगा। इसलिए रशिया जैसा देश नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बने और रशिया के लिए सामरिक रूप से जो एक समस्या बने। तो ये 2-3 सर बेसिकली रीजन रहे हैं कि रशिया के द्वारा सर यूक्रेन पर अटैक कर दिया गया।
अच्छा, इसमें इंडिया का जो स्टैंड है कहीं न कहीं न्यूट्रल दिख रहा है। ऐसा इधर भी और उधर भी, या न इधर न उधर, कुछ ऐसी ही कंडीशन है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इंडिया का यह जो स्टैंड है कहीं न कहीं जो पुराना हमारा जो नेम था उसकी ही एक कंटिन्यूटी इंडिया वहाँ पर दिखा रहा है? ये सर। निष्पक्षता आपको सही लग रही है? सर मेरा मानना है सर, इंडिया का न्यूट्रल स्टेट होना बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया सर शुरू से ही गुड निरपेक्ष का फाउंडर मेंबर रहा है और हमेशा से तटस्थ भूमिका में रहा है, और इस मामले में इंटरनेशनल रेपुटेशन भी इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा रहा है। सर फॉरेन पॉलिसी का मतलब मेरा मानना सर देश हित होता है, जहाँ देश हित सर्वोपरि होता है, उसके बाद ही किसी दूसरे चीज़ को, दूसरे पक्ष को देखा जाता है। तो यहाँ सर अगर रसिया और यूक्रेन की बात करें और उसमें इंडियन स्टैंड की बात करें कि रसिया को वो सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और यूक्रेन के अगेंस्ट में खड़ा है, तो सर मेरा मानना है ऐसी बात नहीं है। इंडिया अगर रसिया को सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्ट वे में, अगर इसके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, या यूएन में पास होने वाले रिजोल्यूशन में भी अगर न्यूट्रल स्टैंड लेता है, तो एक तरफ तो ये रसिया को सर इनडायरेक्टली सपोर्ट है, लेकिन रसिया को सर ये खुला सपोर्ट भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि दूसरी तरफ अगर बूचा जैसे जगह में जो यूक्रेन में स्थित है वहाँ नरसंहार होती है, तो इंडिया जो अपना सीरियस कंसर्न जो रसिया से व्यक्त करता है कि मानवाधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन है और ऐसा युद्ध में नहीं होना चाहिए, आम लोग युद्ध में नहीं मारे जाने चाहिए, सिविलियंस। दूसरी ओर जहाँ तक मानवीय सहायता की बात है, तो इंडिया के द्वारा जो है यूक्रेन को मानवीय सहायता ही पहुँचाई जा रही है, चाहे रसद आपूर्ति हो, फूड सप्लाई की बात कर लें या मेडिकल सप्लाई की बात कर लें, इन चीज़ों को लेकर जो है शुरू से ही जो है इंडिया जो है यूक्रेन को सर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया की इस स्टैंड से जो हमारा अभी उभरता हुआ जो मित्र कह सकते हैं अमेरिका या यूरोपियन कंट्री, उनकी नाराज़गी तो कहीं बढ़ जाएगी इससे। बिल्कुल सर, कुछ देश इसे लेकर जो है इंडिया से जरूर नाराज दिख रहे इंडिया हैं, कैसे इसको बैलेंस करेगा? जिसमें अमेरिका है, यूरोपियन कंट्री भी है, और वहाँ के कई राष्ट्राध्यक्ष और बड़ी अधिकारियों का भारत में हाल ही में दौरा भी हुआ है, ताकि इंडियन पीएम को, इंडियन गवर्नमेंट को मनाया जा सके, ताकि कि रसिया के अगेंस्ट कुछ फॉर्म डिसीजन ले सकें। लेकिन सर मेरा मानना है कि इसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन, मतलब उनके दबाव में आकर फॉरेन पॉलिसी को किसी और मूव करना, वो सही नहीं होगा और वो सही भी नहीं है, क्योंकि सर यहाँ देश हित वाली बात है, देश हित जो है यहाँ सर्वोपरि होती है, मैं दोबारा इसे दोहराना चाहूँगा, और इंडियन गवर्नमेंट का देश हित जो है सर न्यूट्रल स्टेट बनाए रखने में ही है, क्योंकि रसिया सर हमारा पुराना ट्रस्टेड मित्र है, तो हम लोग उससे अपना रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। दूसरी ओर यूक्रेन का भी जो मैटर, यूक्रेन के साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं सर, तो यूक्रेन के पक्ष को भी हम सर नाखुश नहीं कर सकते। तो इंडियन गवर्नमेंट सर बार बार एक चीज़ को कह रही है कि रसिया और यूक्रेन दोनों को बैठकर आपस में सहमति के साथ बातचीत के जरिए इस मुद्दे का जो है निपटारा करना चाहिए। बार बार इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, और इंडियन गवर्नमेंट को सर मेरा मानना है कि अमेरिका के कहने पर, यूरोपीय यूनियन के कहने पर, या ब्रिटेन या किसी दूसरे देश के कहने पर अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अभी भारत के प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे पर थे, तो इसके माध्यम से वो किस चीज़ को साधना चाह रहे हैं? जब भारत क्या साधना चाह रहा था? सर भारत, चूंकि अभी सर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रही है, और भारत के ऊपर सर काफ़ी माउंट प्रेशर है विदेशों का कि भारत को एक जो है स्टैंड ले, इस पर न्यूट्रल ना रहे, एक स्टैंड ले। दरअसल वो यूरोप के देश या फिर अमेरिका चाहते हैं कि भारत रसिया के अगेंस्ट खड़ा हो और खुलकर इस बात को बोले, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का सर यूरोप का दौरा जो है इस बात को भी लेकर है कि आप हमारी सिचुएशंस को, आप हमारी पोजीशंस को, रसिया के साथ हमारे रिलेशंस को समझें, और हम रसिया के अगेंस्ट में खुलकर नहीं बोल सकते हैं, हमारी भी थोड़ी बहुत कंपल्सन्स है, और अपने इस मैसेज को स्ट्रांगली जो है वो दूसरे देश के साथ जो है कन्वे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम रसिया के अगर साथ स्टैंड कर रहे हैं तो रसिया की गलत चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं या उसके खिलाफ हम बोल नहीं रहे हैं। जहाँ तक मानवाधिकार का प्रश्न है, तो मैंने बार बार जो है रसिया को ताकीद दी है कि मानवाधिकार के युद्ध के दरमियान उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सिविलियंस नहीं मारे जाने चाहिए, और ह्यूमन राइट्स का जो है वायलेशन जो है नहीं होना चाहिए, और हम अपनी ओर से जो है यूक्रेन को भी बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, मानवीय सहायता का जो है उपलब्ध करवा रहे हैं, और रसिया के खिलाफ सर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते और खुलकर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का जो है रसिया के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है। और मुझे लगता है सर इस मैसेज को कन्वे करने में, हमारे पीएम कन्वे करने में फॉरेन में सफल भी हुए। आए दिन भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, क्रूड ऑयल का प्राइस वगैरह बढ़ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का,
तो क्या लग रहा है कि ये रूस यूक्रेन का भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट है या इसका वजह कुछ और है? सर पर्टिकुलर अगर इंडियन कंसर्न में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सर नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर हम ऑयल और गैस की बात करें तो रसिया के द्वारा जो भारत को एक्सपोर्ट किया जाता है ऑयल सर ऑलमोस्ट 2% ही है सर, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। तो इससे जो है इम्पैक्ट तो सर कुछ खास नहीं पड़ रहा है। और दूसरी ओर देखें सर, रसिया और यूक्रेन जो है गेहूं के बहुत बड़े सप्लायर हैं, वीट के बहुत बड़े प्रोड्यूसर और सप्लायर भी इंटरनेशनल लेवल पर। तो इससे फूड इन्फ्लेशन सर थोड़ी बढ़ी है, ठीक है। और इंडिया में सर खाद्य आपूर्ति में जो अगर समस्या पैदा हुई है या फूड इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसके पीछे सर एक तो यूक्रेन रशिया का वार है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। दूसरी ओर सर एक इंडोनेशिया की क्राइसिस जो है, इंडोनेशिया के द्वारा सर पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर रोक लगा दिया गया था पिछले कुछ महीने, लेकिन अभी जस्ट इस तरह के जो बैन लगे हुए थे उसे वहाँ की गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है दोबारा से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चूंकि पाम ऑयल का जो है सर हमारे देश में जो है काफ़ी ज़्यादा जो आयात किया जाता है इंडोनेशिया जैसा देशों से, और वहाँ बैन होने की वजह से जो है खाद्य तेलों की बात करेंगे सर तो यहाँ इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला। लेकिन चूंकि अब बैन को हटा लिया गया है तो अब मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ एक महीने में ये इन्फ्लेशन जो है सर थोड़ी डाउन हो सकती है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।